नमो नमः। साथियों, गर्मी का मौसम आ गया है। वर्षा ऋतु भी आएगी उसके बाद। पर चलो, आज मैं तुम्हें पर्वत प्रदेश में पावस यानी कि वर्षा की अनुभूति करा देती हूँ, घर में बैठे बैठे। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 हिंदी की पुस्तक का पाठ पर्वत प्रदेश में पावस। आसान सी ट्रिक के साथ ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी काम की बातें बता सकती हूँ जिससे बोर्ड की परीक्षा में इस पाठ के जितने भी प्रश्न आएंगे फुल अंक आपके पक्के। इसमें है सटीक परीक्षा उपयोगी विश्लेषण, भावार्थ, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, महत्वपूर्ण प्रश्न और चित्र सहित व्याख्या। तो भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को ना मचलता हो? जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हो। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों से निरखने यानी कि देखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि हुए हैं, उनकी अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए आपको यही फीलिंग होती है मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई, खो गई और हम किसी ऐसे रम्य सुंदर स्थल पर आ पहुंचे जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल भाव कर देना। तो कविता हम क्यों पढ़ते हैं? कविता हम इसी सौंदर्य अनुभूति की अपने भावों को व्यक्त करने के लिए साधारणीकरण यानी कि जैसा कवि महसूस कर रहा है उस कविता को पढ़कर आप भी वैसा ही महसूस करने लग जाएं। रसानुभूति, आनंद की प्राप्ति और भावों की अनुभूति, यही कविता का शिक्षण उद्देश्य है और यह बात, ये सारे बिंदु पर्वत प्रदेश में पावस कविता पर एकदम खरे उतरते हैं। तो चलो बताओ मुझे, कौन सा मौसम आपको सबसे अधिक पसंद है? हाँ, बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम या फिर गर्मी का मौसम? किस मौसम आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? पतझड़ जब पत्ते गिर जाते हैं, हैं? और मुझे तो सबसे ज्यादा सर्दी का मौसम पसंद है। गरम गरम चाय पियो, कॉफी पियो, है ना? गर्मी भी पसंद है, आइसक्रीम खाने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैदानी इलाकों में वर्षा व पर्वतीय इलाकों में वर्षा ऋतु में क्या अंतर दिखाई देता है? आप बताइए सोच के, है ना? जैसे मोती की लड़ी गिर रही हो, झरने बह रहे हो। वर्षा ऋतु में पहाड़ी प्रदेश बहुत ही सुंदर लगने लगता है और घड़ी घड़ी जो है वहां का जो वातावरण है वह बदलता रहता है, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, कभी गर्मी। तो पहाड़ों पर बारिश होने पर प्रकृति कैसे दृश्य उपस्थित करती है? खूबसूरत दृश्य उपस्थित करती है ना? मोतियों की लड़ियों से झाग बिखरे हैं, झरने बह रहे हैं, नदियां और अपने प्रबल वेग से बहने लग जाती हैं और चारों ओर हरियाली प्रकट हो जाती है। बच्चों, प्रकृति हमें हर पल सिखाती है क्या? जैसे वृक्षों से झुकना, नदियों से बहना और कठिनाई के बाद फिर से फूलों का खिल उठना। एक वृक्ष के जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, यानी कि हर अंधेरी रात के बाद सुनहरी भोर है। कभी निराशा मत लाइए मन में, आज सुख है तो कल दुख, आज दुख है तो कल सुख भी होगा। पर्वत प्रदेश में पावस, प्रकृति के पल पल बदलते जादुई रूप का सजीव और चित्रात्मक वर्णन प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है। इन्होंने ही बच्चों कहा था हिंदी के बारे में कि हिंदी हमारे देश की अभिव्यक्ति की सरलतम भाषा है। अब देखिए इस पाठ के उद्देश्य, क्यों पढ़े हम ये पाठ?
यह पाठ आपको प्रकृति का सजीव दर्शन कराती है। पाठकों को पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु पावस के दौरान पल पल परिवर्तित होते प्रकृति के अद्भुत वेश की अनुभूति करा देती है। मानवीकरण का रहस्य प्रकट होता है ना। पर्सोनिफिकेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है यह कविता। इसकी तकनीक को हम समझते हैं जहां जड़ प्रकृति मनुष्य की तरह व्यवहार करती दिखाई देती है। काव्य शिल्प का आनंद देखेंगे, है ना। उनकी कवि की विशिष्ट चित्रात्मक शैली वह होती है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं कक्षा में या घर में और कविता पढ़ते हुए आपको लग रहा है कि आप तो पहाड़ पे चले गए। आप वहां के नजारे हूबहू महसूस करते हैं अपने ख्यालों में। कविता में बहने वाली संगीतात्मकता का विश्लेषण करना, एक लय है, एक गीत है। आप देखिए सुमित्रानंदन पंत का जो परिचय है, महाकवि निराला ने उनके बारे में कहा था कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं में संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देते हैं अपने विषय को। तो इनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, और बचपन से ही इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया। छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि के रूप में जाने जाते हैं। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव भी नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में, चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। बच्चों, इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। भाई, आपने पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी, ये 4 स्तंभ छायावाद के सुने होंगे, उनमें एक ये सशक्त हस्ताक्षर है। अब देखिए पर्वत प्रदेश पावस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भाई विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु है प्रकृति वर्षा ऋतु का, यानी कि पावस का चित्रण। वर्षा ऋतु कैसे पल पल अपना वेश बदलती है, पर्वतीय सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का जीवंत वर्णन। पर्वत का चित्रण, पर्वत कैसा है? विशाल मेखलाकार पर्वत हजारों पुष्प रूपी आंखों सुमंद्र से देखता है अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को, यानी कि नीचे तालाब में, तालाब रूपी दर्पण, है ना। तालाब का सौंदर्य का वर्णन है। पर्वत के चरणों में स्थित है, विशाल दर्पण जैसा स्वच्छ जल है ना, उसका सब कुछ दिखता है उसमें शक्ल। विशाल दर्पण जैसा स्वच्छ जल, झरने, गिरते झरने हैं, ऊंचे वृक्ष हैं जो मनुष्य की ऊंची आकांक्षाओं महत्वाकांक्षाओं के प्रतीक है, जो शांत आकाश की ओर निहारते हैं, है ना। बेचैन हृदय कैसा होता है, उसे चिंता रहती है ना कैसे उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। फिर ऋतु परिवर्तन, इंद्रजाल क्या भाव है? अचानक बदलाव जैसे जादू, शाल के वृक्षों का डरकर धंसना, केवल झरनों का स्वर कोहरे में सुनाई देना। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस कविता में। तो वर्षा ऋतु का जादुई कैनवास है, इसमें विशालता और मुग्धता है, गौरव और उल्लास, है ना। रहस्य और इंद्रजाल क्या है? अचानक घनी धुंध जब छा जाती है, पहाड़ गायब हो जाता है, मूसलाधार बारिश होती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो इंद्र देवता बादलों के विमान पर बैठकर कोई जादू दिखा रहे हों। बच्चों, ये ट्रिक है, ये देखिए कविता का सार है 3 बिंदुओं में। इन 3 बिंदुओं को आप याद कर लीजिए, विशालता और मुग्धता, है ना, गौरव और उल्लास, मध्य भाग है इस कविता का, और अंत है रहस्य और इंद्रजाल। और फिर उसे आप अपने शब्दों में वर्णन तो कर ही लेंगे। तो लो हो गया ना 1 मिनट में करामात, पूरी कविता की तैयारी है आपकी। यही ट्रिक है, अच्छे से आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कविता शुरू हो रही है और हम इसकी व्याख्या देखेंगे। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। देखो कौसानी में रहते थे कवि हमारे, इसीलिए इन्हें सुकुमार कवि कहा है, क्योंकि नेचर के पास में रहे, नेचर के सानिध्य में रहकर उन्होंने उसके
पल पल का उसके साक्ष्य बने हैं, है ना, जैसे कबीर की साखियां है ना अनुभव पे, तो ऐसे ही इन्होंने प्रकृति को अनुभव किया है, उसमें रहे हैं, उसको भोगा है, तो वही इनकी कविताओं में उतर के आ रहा है। कि भी कह रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है, वर्षा ऋतु का मौसम है, पर्वत प्रदेश में ऐसे में घड़ी घड़ी मौसम बदलता है, प्रकृति अपने नए रूप धारण करती है। जैसे कभी भयंकर वर्षा हो रही है तो ये देखिए धुंध में सब कुछ थोड़ा धुंधला दिखता है, फिर बादल हो जाते हैं एकदम, तो पहाड़ों पे बादल कितनी खूबसूरत नजारा करते हैं, फिर धूप निकल आती है और फिर सुनहरे सुनहरे पेड़ पौधे सुंदर लगने लगते हैं, तितलियां फूलों पे मंडराती हैं, सहस्र अपने सहस्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल, है ना। तो कवि कह रहा है कि मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अब यहाँ मेखलाकार शब्द के कई अर्थ हैं। अब ये देखिए पहाड़ की चोटी, अगर हम इसे देखें तो इसका सरफेस गोलाकार भी हो सकता है ना। तो अब जैसे इसकी मेखलाकार उसको भी कहते हैं करधनी को, औरतें अपनी कमर पे जो तगड़ी आभूषण पहनती हैं सोने चांदी के, गोल हो जाते हैं ना उनकी कमर के चारों ओर, तो गोलाकार पहाड़, विशाल पहाड़, अपार मतलब विशाल पर्वत, अपने हजारों, सहस्र मतलब हजारों, दृग सुमन मतलब नेत्र रूपी फूलों से, पुष्पों से, नीचे ये जो तालाब है इसमें अपना प्रतिबिंब, ये देखिए पहाड़ का प्रतिबिंब, फूलों का प्रतिबिंब सब आ रहा है ना नीचे स्वच्छ जल में तालाब में, उनको बार बार देख रहा है, खुश हो रहा है कि मैं कितना विशाल हूँ। नीचे जल में निज महाकार, निज महाकार मतलब अपने विशालकाय आकार को देख रहा है, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, जिसके चरणों में अर्थात नीचे विशाल तालाब दर्पण जैसा, मिरर शीशे जैसा फैला हुआ है। ठीक है, यही मैंने समझाया अभी, मेखलाकार करधनी, कमरबंद के आकार का गोल अत्यंत विशाल पर्वत, सहस्र दीर्घ सुमन, फिर ताल दर्पण, है ना, ये हमने अभी देखा। गिर का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब इस यहाँ पर जो है बच्चों झरनों की खूबी बताई है। तो पर्वत प्रदेश में पहाड़ से जो झरने बह रहे हैं वो कवि के अंदर या पर्यटकों के अंदर नस नस में पहाड़ का गौरव गा गा कर उसे उत्तेजित कर रहे हैं, और वे कैसे प्रतीत हो रहे हैं, मोतियों की सुंदर लड़ियों जैसे सुंदर लग रहे हैं। झाग, झाग ये जो बूंदे हैं पतली पतली नन्ही नन्ही, ये कैसी लग रही हैं, मोतियों की लड़ियों जैसे। बहुत सुंदर प्रकृति का वर्णन खूबसूरत किया है। ठीक है, गौरव का गान, झरझर की ध्वनि करते झरने मानो पर्वत की महानता के गीत गा रहे हैं। यह ध्वनि श्रोता की नस नस में उत्साह और मस्ती मद भर देती है। दृश्य उपमा विजुअल सिमिली है ना, मोतियों की लड़ियों से सुंदर उपमा अलंकार है। सफेद झाग से भरे ये पारदर्शी झरने दूर से देखने पर बिल्कुल चमकते हुए मोती की माला जैसे प्रतीत हो रहे हैं। अगला पैराग्राफ, गिरिवर के उड़ से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसका अर्थ यह है कि जो शाल के पेड़ हैं, देवदार के दूसरे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वे वैसे ही ऊंचे अब खड़े हुए हैं और आकाश की ओर अपलक निहार रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे मनुष्य के भीतर ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं, कुछ बड़ा बनने की तमन्नाएं सिर खड़ा कर देती हैं। और जब ऐसी तमन्नाएं, महत्वाकांक्षाएं हृदय में उठती है मनुष्य की, तो वो चिंतित हो जाता है ना, गंभीर हो जाता है। तो वैसे ही पेड़ जो पहाड़ पर खड़े हुए हैं, सीधे ऊपर आसमान की तरफ खड़े हुए हैं, कुछ गंभीर लग रहे हैं। तुलना की गई है वहां भी। उच्च आकांक्षाओं के प्रतीक क्या है यहाँ पर, वृक्ष है। वृक्ष किसके प्रतीक है, मनुष्य की उच्च आकांक्षाओं के। गिरिवर का उर, पहाड़ के हृदय, है ना, सीने में हुए हुए पेड़ पर्वत की उच्च आकांक्षाएं, राइट। फिर मनोभाव, अनिमेष अटल चिंता पर, यानी कि गांभीर्यपूर्ण चिंतन का प्रतीक है।
अब देखिए आगे क्या हुआ। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का पार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गए ताल, यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंतजार। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का पार पारद के पर, पारद क्या कहते हैं, पारा, शीशे जैसे चमकता होता है ना, तो शीशे जैसे चमकते यहाँ पर क्या है, बादल है ना। तो बादल जो है, बादल के पंख लगाकर वो पहाड़ उड़ गया मानो, अर्थात जब बारिश तेज हुई तो धुंध छा गई और धुंध में पर्वत जो है मानो बादल के पंख लगा के उड़ गया, अर्थात गायब हो गया, पर्वत दिखाई नहीं दे रहा। रव शेष रह गए निर्जर, केवल आवाज का सुनाई देना उसे कहते हैं रव शेष। तो झरनों की बस आवाज सुनाई दे रही है टूट पड़ा भूपरंबर, और ऐसा लग रहा है जैसे जो आसमान है वो धरती पे टूट पड़ा, क्योंकि बादल नीचे आ जाते हैं ना वर्षा ऋतु में। धस गए धरा में शबह साल, जो शाल के पेड़ हैं वो डर कर धरती में धस गए, और तालाब ऐसे लग रहा है जैसे जल उठा हो, अर्थात धुंध का धुआं उठ रहा होता है ना, और यूं जलदयान, और सभे शाल धस गए जमीन में, इसका मतलब है कि जो पेड़ थे लंबे लंबे खड़े हुए ऊंचे, वह भी उस धुंध में छिप गए। यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्रजाल खेलता। जो इंद्र देवता है, वर्षा के राजा इंद्र देवता, ऐसा लग रहा है कि वो अपने बादल रूपी रथ में बैठकर अपना जादू बिखेर रहे हों। काव्यांश 4 में बच्चों प्रकृति का अद्भुत इंद्रजाल दिखाया गया है कि गायब होता पहाड़, अचानक घनी धुंध के कारण पहाड़ ऐसे ओझल हो गया मानो पारे यानी कि मरकरी के सफेद पंख लगाकर वह उड़ गया हो, और केवल झरनों की जो रव शेष है, कीवर्ड है इसके, है ना, रवशेष कीवर्ड है, केवल झरनों की झरझर आवाज बची है। मूसलाधार बारिश में लगता है मानो आसमान धरती पर टूट पड़ा हो, और शाल भयभीत हो गए हैं इस भयंकर दृश्य से डरकर, सब है शाल के पेड़ मानो धरती में धंस गए। तालाब पर छाई धुंध ऐसी लगती है मानो पानी में आग लग गई हो और धुआं उठ रहा हो। इंद्र देवता क्या वही कर रहे हैं, वर्षा के देवता इंद्र अपने बादल रूपी विमान में जलदयान में घूम घूम कर वह जादुई इंद्रजाल रच रहे हैं, है ना। कितने सुंदर है ना ये नजारे। ये देखिए ऐरावत है, इंद्र जो अपना इंद्रजाल में खेलते हैं उनका जो वाहन है ऐरावत। अब काव्यगत विश्लेषण, अलंकारों का जादुई प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, काव्य सौंदर्य और शिल्प देखें हम इसका। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण यहाँ पर हुआ है प्रयोग पूरी कविता में, जो जड़ प्रकृति का इंसानों की तरह व्यवहार दिखाया है, तब वहां हम कहेंगे मानवीकरण अलंकार है। पेड़ चिंतित होकर आकाश को देख रहे हैं, पहाड़ आंखें फाड़कर खुद को निहार रहा है। रूपक अलंकार मेटाफर कहाँ आया है, दो वस्तुओं में पूर्ण समानता, जैसे दृग सुमन और आंखें रूपी पुष्प, जलदयान है ना, बादल रूपी विमान, ताल दर्पण, ताल रूपी आईना, तो ये रूपक अलंकार हो गया मेटाफर। उपमा अलंकार सिमिली कहाँ हुआ भाई, कि गुण या आकार के आधार पर तुलना जहां हो, मोतियों की लड़ियों से, देखिए जहां सा सी से लगे होते हैं शब्दों के बीच में, संज्ञाओं में और विशेषण के बीच में, तो वहां ये अलंकार होता है। दर्पण सा फैला है विशाल, सा आ गया ना, तुलना की जा रही है, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण हुआ। अब भाषा कैसी है, चित्रात्मकता एवं संगीतात्मकता, ध्वन्यात्मक शब्द आए हैं इसमें, और दृश्य बिंब उपस्थित किए हैं, झरझर जैसे उठ उठ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है ये, है ना, और ध्वन्यात्मक सौंदर्य भी है। और कविता में एक अद्भुत लय और नाद सौंदर्य, ऐसे शब्द झरझर, उठ उठ, गिर गिर, ये रवशेष उत्पन्न कर रहे हैं। अब देखिए ज्ञान प्रयोग करते हैं, महत्वपूर्ण बहुविकल्प के प्रश्न एमसीक्यूज आपके लिए लाई हूं। प्रश्न 1, मेखलाकार शब्द का सटीक अर्थ क्या है, कर्दनी के आकार का। पर्वत अपनी महानता का प्रतिबिंब किसमें देख रहा है, बिल्कुल सही, तालाब रूपी दर्पण में। विशाल साल के वृक्ष भयभीत होकर कहाँ धस गए, धरती में। इंद्रजाल शब्द का कविता में क्या संदर्भ है, प्रकृति के जादुई दृश्य उपस्थित करने में। पहाड़ से गिरते झरने किसकी लड़ियों के समान प्रतीत हो रहे हैं, मोती की लड़ियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न, कवि ने
तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो कवि ने पहाड़ के नीचे स्थित तालाब की समानता दर्पण आईने के साथ दिखाई है। जिस प्रकार आईने में हमारा रूप साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ और पारदर्शी है, जिसमें विशाल पर्वत अपने आकार और सुंदरता का स्पष्ट प्रतिबिंब मुग्ध होकर देख पा रहा है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 5, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? ये वृक्ष मनुष्य की उच्च आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं के प्रतीक हैं। वे शांत आकाश की ओर एकटक, अनिमेष और चिंतित होकर देख रहे हैं, जो यह प्रतिबिंबित करता है कि वे हमेशा ऊंचाई छूने का दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं और आकाश के अनंत रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं। देखिए गिरते हुए झरने, है ना, झाग से भरे मनमोहक झरने, मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर, विशाल दर्पण जैसा। इस चित्र में सब कुछ है, मान लो ये चित्र ही ये पूरी कविता है। कितना सुंदर नजारा है ना। देखिए आपके लिए छांट छांट के मैं पिक्चर्स लाई हूँ। लाइक, शेयर, कमेंट करें, बेल आइकन दबाकर अगली वीडियो के लिए सुनिश्चित कर लीजिएगा, सूचना मिल जाएगी। बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करिएगा। वीणा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 1 मिनट भी नहीं लगता लाइक कमेंट करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपनी फीडबैक से परिचित कराना ना भूलें। अगला प्रश्न देखिए, पावक ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पावस यानी कि वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति का वेश हर पल बदलता रहता है। कभी गहरे बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होने लगती है। पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों में तालाब से अपनी छवि देखते हैं। झरनों से मोतियों की लड़ियों जैसे सुंदर झरने बहने लगते हैं और अचानक बादल छा जाने से ऐसा लगता है कि पर्वत गायब हो गया है और आकाश धरती पर टूट पड़ा है। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? मेखलाकार का अर्थ है करधनी, कमरबंद के आकार का। कवि ने इस शब्द का प्रयोग विशाल पर्वत की ढाल और उसकी गोलाकार आकृति को दर्शाने के लिए किया है, जो दूर से देखने पर धरती को घेरे हुए एक बड़ी करधनी की तरह प्रतीत होता है। सहस्त्रदीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि इस पद का प्रयोग किस लिए कवि ने किया होगा? तो कवि ने इस पद का प्रयोग किया है हजारों पुष्प रूपी आंखों, किसकी? पहाड़ की। कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वत पर खिले हुए अनगिनत फूलों के लिए किया है। ऐसा लगता है मानो पर्वत जल उठा। पर्वत फूलों के माध्यम से अपनी विशाल देह का प्रतिबिंब नीचे तालाब के जल में देख रहा है। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो कवि ने तालाब की समानता दर्पण यानी कि आईने, मिरर के साथ दिखाई है। कारण कि यह है कि तालाब का जल एकदम स्वच्छ और शांत है, पारदर्शी है और पर्वत के जो ऊपर के चित्र हैं, ऊपर के दृश्य हैं, वो चरणों में फैले तालाब में साफ दिखाई दे रहे हैं। इससे पर्वत का विशाल आकार स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रहा है, इसीलिए दर्पण से मान लिया गया है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और ये किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? वृक्ष पर्वत के हृदय से उठकर उच्चाकांक्षाओं, ऊंची उठने वाली इच्छा की तरह शांत आकाश की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। वे मनुष्य की मन की उन ऊंची इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते हैं जो लक्ष्य पाने के लिए एकाग्र, अटल और कभी कभी चिंता पर से दिखाई देते हैं। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए? अक्सर पूछा जाता है, परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। अचानक आए भीषण बादलों और धुएं जैसे धुंध के कारण ऐसा लगा मानो तालाब में आग लग गई हो और आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। प्रकृति के इस भयानक और जादुई बदलाव इंद्रजाल को देखकर शाल के ऊंचे वृक्ष भयभीत सभय होकर धरती में धंसते हुए प्रतीत हुए। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? झरने पर्वत गिरी के गौरव का गान कर रहे हैं और बहते हुए सफेद झाग वाले झरनों की तुलना मोती की सुंदर लड़ियों से की गई है। उनकी आवाज सुनने वालों की नसों में उत्साह का संचार कर देती है। भाव स्पष्ट करिए। है टूट पड़ा ऊपर अंबर। जब भी इस तरह का आशय का प्रश्न आए या भाव का आए तो कवि और कविता का नाम जोड़ना ना भूलें और पंक्ति भी लिख दें साथ में। क्या कि सुमिता नंदन पंत द्वारा लिखित
फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये पंक्ति लिख दीजिए, है टूट पड़ा भूपर अंबर। इस पंक्ति का भाव है कि वर्षा इतनी तेज और अचानक हुई कि चारों ओर धुंध और बादल छा गए। ऐसा लग रहा है मानो पूरा आकाश ही धरती पर गिर पड़ा हो। जब इस तरह से लिखोगे तो आपका आधा अंक भी नहीं कटेगा, भले ही आपने एक दो स्पेलिंग एरर भी कर दिया हो। तो बड़े ध्यान से ये चीजें ट्रिक्स एंड टिप्स में आप सीखिए। यूं जलध्यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, है ना। तो पंत जी द्वारा लिखित इस पंक्ति का आशय है, भाव है, पल पल बदलते मौसम को देखकर ऐसा लगता है मानो वर्षा का देवता इंद्र अपने बादल रूपी विमान पर घूम घूम कर कोई जादुई खेल इंद्रजाल दिखा रहा हो, मैजिक मतलब कि कर रहा हो। फिर अंतिम पैराग्राफ, गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुबर हैं झांक रहेगा, नीरव पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो पंत जी की इस पंक्ति का भाव है, पर्वत पर उगे वृक्ष उसकी ऊंची इच्छाओं की तरह हैं, जो शांत आकाश को बिना पलक झपकाए अनिमेष यानी कि देख रहे हैं, मानो वे किसी गहरी सोच में डूबे हों। कविता का सौंदर्य ये हमने भी बताया आपको, वही है ना। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, उपमा अलंकार का, रूपक अलंकार, तीन अलंकार इसमें ये बहुत अच्छे प्रयुक्त हुए हैं। उसके अलावा फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार भी, गिरिवर का गौरव, है ना। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, गवर्ण की आवृत्ति है, भाषा चित्रमयी है, चित्रात्मकता है, संगीतात्मकता है, राइट। ये है महत्वपूर्ण योग्यता आधारित प्रश्नोत्तर। देखिए, कविता में प्रकृति को पल पल बदलते वेश वाला बताया गया है। प्रकृति का यह व्यवहार मानवीय जीवन की अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता से किस प्रकार मेल खाता है। तो कविता में प्रकृति कभी दर्पण की तरह शांत और सुंदर दिखाई देती है, तो कभी अचानक बादलों और धुंध के कारण भयावह रूप धारण कर लेती है। यह मानवीय जीवन की अनिश्चितता का प्रतीक है। जिस प्रकार पर्वत प्रदेश में क्षण भर में धूप और अगले ही क्षण अंधेरा छा जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी सुख और दुख, उतार चढ़ाव से भरा है। यह हमें संदेश देता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का अटल नियम है। मनुष्य को हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अगले भी आगे पढ़ लीजिएगा। ये देखिए इंद्रधनुष, कितना सुंदर नजारा प्रकृति का। अब एक प्रश्न 3 नंबर का बहुत ही अच्छे से कई बार आ जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। मूल भाव, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पोयम, सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित पर्वत प्रदेश में पावस कविता प्रकृति के रोमांचक सौंदर्य को अपनी आंखों से निरखने की अनुभूति देती है। निरखना कहते हैं देखने की, अनुभूति मतलब फीलिंग, एहसास कराती है। ऐसा लगता है मानो हम किसी ऐसे सुंदर स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां पहाड़ों की दूर दूर तक फैली हुई गोलाकार श्रेणियां हैं, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। कवि कक्षा में बैठे बैठे ही पर्वतीय अंचल में विचरण करने की अनुभूति दे जाता है ना। कितनी सुंदर व्याख्या। मूल भाव, कविता का मूल भाव संदेश है, प्रकृति की परिवर्तनशील जादुई शक्ति, मानव और प्रकृति का अटूट संबंध। विचार सौंदर्य इस पाठ का, मनुष्य को सौंदर्य का रसपान कर अपने मन व आत्मा को अलौकिक आनंद से परिपूर्ण करने की क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। जहाँ प्रकृति मुस्कुराती है वहीं मन को सच्ची शांति मिलती है। इसीलिए तो डॉक्टर्स भी जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें पहाड़ पर जाने का सुझाव देते हैं कि चाहिए कुछ समय कुछ बाहर घूम कर आइए। तो महत्वपूर्ण शब्द देखिए इसके, पावस वर्षा ऋतु, निर्झर झरना, भूधर पहाड़, रवशेष केवल आवाज का रह जाना, मद मतलब मस्ती उत्साह, अनिमेष बिना पलक झपकाए एकटक सब है भय के साथ, चिंता पर चिंता में डूबा, आकार रूप शेप फॉर्म क्या है मेखलाकार, करधनी के आकार की गोल ढाल, महाकार विशाल आकार, दृक्सुमन पुष्प रूपी आंखें, जलदयान बादल रूपी विमान, इंद्रजाल जादू या जादू नगरी, पारद के पार के समान सफेद और चमकीले पंख। अब जब सब कुछ पढ़ा लें आप बच्चों को, तो बच्चों से हम ये प्रश्न पूछकर कविता पाठ का समापन कर सकते हैं, अपनी कक्षा का समापन कर सकते हैं कि बताइए हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, पंत जी की जो भाषा शैली है वह कैसी है, उनका साहित्यिक परिचय, उपलब्धियां, पर्वत प्रदेश का काव्य सौंदर्य, प्रकृति का मानवीकरण, है ना,
और छायावाद के प्रमुख स्तंभ हमारे पंत जी रहे हैं। कालजयी कृतियों के रचयिता रहे हैं। भाषा शैली चित्रात्मक जादुई है ना। अद्भुत प्राकृतिक उपमाएं उन्होंने दी है। तो अब झरनों की तुलना किससे की है? बिल्कुल मोतियों की लड़ियों से। इस तरह से प्रश्न पूछें तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यह पाठ फुल अंक अवश्य ही दिलाएगा। प्रकृति ईश्वर की वह सुंदर कविता है जिसे हर ऋतु नए रंगों में लिखती है। प्लीज सब्सक्राइब वीणावादिनी चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद। शुभ दिवस।